हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों, आज है हमारी इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास और क्लास 1 में हमने किया था यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट होगा। तो बच्चों, आज चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर के अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कुछ टर्म्स ऐसे आएंगे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं उन्हीं सभी टर्म्स को। और आज उसमें पहली टर्म है डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। जनरली अगर किसी से भी हम पूछें जिसको पूरे इकोनॉमिक्स की अभी इतनी नॉलेज नहीं है, नॉर्मली अगर हम टेरिटरी की बात करते हैं तो हम टेरिटरी का मतलब समझते हैं कि जो भी हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स होते हैं वो सारी हमारी क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। तो यानी कि सिंपल लैंग्वेज में तो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स जो होते हैं किसी भी कंट्री के, उसे उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी कह दिया जाता है। बट जब हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में इसका एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक्स में हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम उन ज्योग्राफिकल टेरिटरीज की बात करते हैं जिसको किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती हो। अब यहाँ पर एडमिनिस्टर्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एडमिनिस्टर्ड का मतलब है ओन्ड एंड कंट्रोल्ड, यानी कि वो सारी चीजें जिसको किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ओन्ड, यानी कि जिसका मालिकाना अधिकार प्लस कंट्रोल, तो जिस भी कंट्री की गवर्नमेंट के हाथों में पावर ऑफ ऑपरेशन और पावर ऑफ कंट्रोल होता है, वो उसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन? It is the geographical territory administered by the government within which persons, goods and capital, यानी कि इन सब चीजों को भी आप डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड और एक्सक्लूड करोगे। देखिए, वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी जिसको किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, तो उनके बीच में क्या क्या सर्कुलेट हो सकता है? पर्सन्स, यानी कि मूवमेंट ऑफ पर्सन्स भी है, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड द मूवमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। अब क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? अगर मैं इंक्लूजन की बात करूं तो जितने भी शिप्स, एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। अब ये है ना, ये हमारे लिए एक और कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रेजिडेंट, जिसको भी हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। अब क्या होता है, जैसे कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो सपोज करो हम इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं, तो उसके अंदर हम एयरलाइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब एक एरोप्लेन इंडिया से जापान में गया या इंडिया से अमेरिका गया, तो क्या अमेरिका के अंदर घुसते ही वो हमारा एरोप्लेन क्या उनका हो गया? नहीं, वो लौटकर अपनी कंट्री में ही वापस आएगा। क्यों? क्योंकि उस एयरक्राफ्ट के ऊपर जो कंट्रोल है, उस एयरक्राफ्ट के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इंडिया की गवर्नमेंट का है। इस तरीके से आपने देखा होगा कि ट्रेड पर्पस से शिप्स के अंदर भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पर आता जाता है। या नॉर्मल हम जर्नी के पर्पस से हम वेकेशंस पे जाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाते हैं, हमने शिप की जर्नी को चूज किया है, तो क्या वो हमारी शिप जब एक वाटर टेरिटरी से, एक कंट्री की वाटर टेरिटरी से दूसरी कंट्री की वाटर टेरिटरी में एंटर करती होगी, तो क्या वो शिप उनकी हो जाती होगी? नहीं, वो उसी कंट्री की रहेगी जिस कंट्री की गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्टर करती होगी। ठीक है, उसके बाद फिशिंग वेसल्स, ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स, the floating platforms operated by the residents of a country in the international waters where they have the exclusive right of operation। इसी तरीके से ट्रेड पर्पस के लिए जितने भी हम फिशिंग वेसल्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स होते हैं, आपको पता है कि ज्यादातर जो ऑयल है वो वाटर ट्रांसपोर्ट से ही जाता है, तो जितने भी ये ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स हैं, ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं विद द हेल्प ऑफ शिप्स। ये क्या होता है कि जब ये ट्रेड करने जाते हैं तो उसमें एंटर करते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में और लौटकर वापस अपनी कंट्री में ही आते हैं। तो ये सारे भी उसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे जिस कंट्री की गवर्नमेंट उनको एडमिनिस्टर करती होगी।
उसके बाद एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अब ये एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं? एम्बेसीज का मतलब क्या होता है? द रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, आपने बजरंगी भाईजान देखी होगी, तो बजरंगी भाईजान में सलमान खान मुन्नी को लेकर एक ऑफिस गया था, एक बिल्डिंग में गया था, जहां पर आपने देखा था कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी और अचानक से वहां पे लड़ाई झगड़ा भी हो गया था। वो एक एम्बेसी थी। वो वहां पर उसको इसलिए लेकर गया था कि वो जानना चाहता था कि किस तरीके से वो मुन्नी को पाकिस्तान भेजे। एम्बेसीज क्या होती है कि किसी फॉरेन कंट्री के अंदर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्सुलेट्स भी होते हैं जहां पर कॉन्सल्स वर्क करते हैं, यानी कि एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर डिप्लोमेट्स वर्क करते हैं। डिप्लोमेट्स भी वही होगा एक तरीके से, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री, यानी कि किसी दूसरी कंट्री में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, उसके लिए काम करना, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्बेसी बोल दो, कॉन्सुलेट्स बोल दो, या फिर आप उसे डिप्लोमेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो किसी फॉरेन कंट्री के अंदर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये जिस भी कंट्री के होते हैं उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होते हैं। जैसे कि अगर कोई जापान की एम्बेसी इंडिया के अंदर है तो वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। या मैं कहूं अगर इंडिया की एम्बेसी जापान में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, यानी कि लोकेशन से फर्क नहीं पड़ता। आप कहोगे इंडिया की एम्बेसी जापान में है तो वो जापान की टेरिटरी का पार्ट होनी चाहिए, नहीं, उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल इंडिया की गवर्नमेंट कर रही है। भले ही वो जापान में सिचुएटेड है, लेकिन उसका जो ऑपरेशन है उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? इंडियन गवर्नमेंट का है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। ठीक है, तो इंक्लूजन में आपको पता चल गया क्या क्या इंक्लूड करते हैं। नॉट इंक्लूडेड में क्या है? अब वही बात कि किसी और कंट्री की अगर एम्बेसी हमारे यहाँ पर है तो वो उन्हीं की कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया के अंदर जापान की एम्बेसी है तो वो उनकी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो किसी की भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होते। So international organization like UN or WHO located within the geographical boundaries of a country, तो किसी की भी geographical boundaries में वो situated हो तो वो लेकिन किसी की भी domestic territory का part नहीं माने जाते। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि domestic territory या economic territory क्या होती है? वो geographical territory जो किसी भी कंट्री गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है। ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इज द मेन वर्ड इन दिस। इंक्लूड क्या करोगे? सारे शिप्स, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स वगैरह, ये सब जो या ट्रेड पर्पस के लिए या जर्नी पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स जो अगर हमारी कंट्री के किसी फॉरेन कंट्री में है तो तब भी वो हमारी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे। लेकिन अगर किसी और की कंट्री की एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स हमारे यहाँ पर है या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हमारे यहाँ पर है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। लाइकवाइज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इंक्लूड नहीं होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा नॉर्मल रेजिडेंट्स का। सो बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अगर हम रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री की बात करें तो रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। अगर आप उन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो आप उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाते हो। ठीक है, लॉ भी हमें कुछ इसके अंदर बेसिक कंडीशंस देता है कि अगर आपको किसी भी कंट्री का रेजिडेंट कहलाना है तो आपको वो कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। बट वो लॉ की बातें हैं। जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर इसको पढ़ रहे हैं तो हम बहुत ही सिंपल सी दो बातें यहाँ पर आपको कहेंगे कि अगर ये दो बातें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आप उस कंट्री के रेजिडेंट कहलाओगे। तो वो दो बातें क्या हैं? चलिए देखते हैं। इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, यानी कि जरूरी नहीं है कि जब हम रेजिडेंट की बात कर रहे हैं तो हम किसी पर्सन की बात कर रहे हो, हम यहाँ पर किसी एक इंस्टीट्यूशन की भी बात कर सकते हैं। Who ordinarily resides in the country, जो किसी भी कंट्री के अंदर रहते हैं, and whose center of economic interest, ये देखो ये आई पहली बात निकल के, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? तो ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर दो बातें निकल कर आती हैं।
क्या, दैट द रेजिडेंट्स लीव्स और लोकेटेड, देखो लीव्स किसके लिए आ रहा है वर्ड, इंडिविजुअल के लिए, और लोकेटेड किसके लिए वर्ड आ रहा है, इंस्टीट्यूशंस के लिए। यहां मैं लिख देती हूं कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी एक इंडिविजुअल की, और जब हम लोकेटेड की बात कर रहे हैं तो ये बात है इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो क्या कहता है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दैट द रेजिडेंट लीव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, कि चाहे आप एक पर्सन हो, चाहे आप एक इंडिविजुअल हो, चाहे आप एक इंडिविजुअल हो, चाहे आपका एक इंस्टीट्यूशन है, वो कहां लोकेट होना चाहिए, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होना चाहिए। और डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारी गवर्नमेंट का होना चाहिए, यानी कि जिस भी कंट्री के रेजिडेंट होने की आप बात कर रहे हो, आप उसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या कही गई, द रेजिडेंट कैरीज आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन, यानी कि आपने उसी जगह से पैसा कमाना शुरू कर दिया है, यानी कि अपनी लिविंग शुरू कर दी है, वहीं पर आप पैसों को खर्च कर रहे हो। एक्यूमुलेशन यानी कि अपने फ्यूचर के लिए उस पैसे को इकट्ठा कर रहे हो, यानी कि आपने अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए काम करना भी उसी कंट्री से स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हमें अभी फिलहाल नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में क्या बात पता चली कि नॉर्मल रेजिडेंट वो इंडिविजुअल है, वो इंस्टीट्यूशन है जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो इकोनॉमिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि वो रेजिडेंट या वो इंस्टीट्यूशन उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता हो या लोकेटेड हो, और उसी कंट्री से ही आपने अपनी बेसिक एक्टिविटीज करनी शुरू कर दी हो, ठीक है। एक बात तो हमें ये पता चली कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे डेफिनेशन में एक बात नहीं है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना कि किसी भी रेजिडेंट को उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में रहना चाहिए, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में उसको रहते रहते मोर देन 1 ईयर हो जाना चाहिए। यहाँ पर ये एक कंडीशन और आ जाती है क्योंकि लॉ भी हमें कहता है कि किसी भी कंट्री का अगर आपको रेजिडेंट कहलाना है तो 182 डेज और मोर, वहां पे तो उन्होंने हमें प्रॉपर एक डेज दिए हैं, 182 डेज और मोर अगर आप किसी कंट्री में रिसाइड कर देते हो तो आप रेजिडेंट कहलाते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी इकोनॉमिक्स में वो डेज वेज लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रेजिडेंट को उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में रहना है तो रहते रहते उसे 1 साल से ज्यादा हो गया हो, अगर 1 साल से कम रह रहे हो तो आप रेजिडेंट नहीं कहलाओगे, ठीक है। आए 6 महीने आके रहकर चले गए, 6 महीने के लिए आपने काम वाम भी करना शुरू कर दिया, लेकिन तब भी आप उस कंट्री के रेजिडेंट फिर नहीं कहलाओगे, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है एट द सेम टाइम। पहली बात सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और दूसरा कि आपको वहां पर रहते रहते 1 साल से ज्यादा हो गया हो, ठीक है। तो नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है समझ आ गया, एक बार फिर से सुन लो। नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन, वो इंडिविजुअल, वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको उस कंट्री में रहते रहते 1 साल से ज्यादा हो गया हो और उन्होंने वहीं रहते रहते अपनी बेसिक एक्टिविटीज भी स्टार्ट कर दी हो, जैसे कि स्पेंडिंग, अर्निंग एंड एक्यूमुलेशन, ठीक। चलो जी, ये तो पता चल गया कि नॉर्मल रेजिडेंट हम किसे कहते हैं। अब कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो वो कौन से लोग हैं, फॉलोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। कौन कौन, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, अगर कोई पर्सन भैया घूमने फिरने के लिए आया हुआ है, हॉलीडेज पे आया है, वेकेशन मना रहा है अपनी वहां रह के, चाहे 3 महीने के लिए मना रहा है, 4 महीने के लिए मना रहा है, तो भाई वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा उस कंट्री का। प्लस कई बार क्या होता है, हम पढ़ाई के लिए भी अब्रॉड जाते हैं, हम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए कोई अपना कोर्स करने के लिए किसी और कंट्री के अंदर जा रहे हैं, तो देखो वहां पर हमें रहते रहते 1 साल से ज्यादा हो रहा है, हम अब्रॉड गए, हमें 1 साल से ज्यादा वहां रहते हो गया, हमारा 2 साल का कोर्स था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां के रेजिडेंट कहलाओगे, ठीक है। पढ़ाई करके वापस अपनी कंट्री में ही आ गए, ठीक। कई बार हमें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जाना पड़ता है, ठीक है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आप गए, वहां पर आपको 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद आप वापस अपनी कंट्री में आ रहे हो, तो ऐसे लोग जो किसी पर्पस के लिए जा रहे हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर, हो सकता है उन्हें वहां रहते रहते मोर देन 1 ईयर हो गया हो, तो वहां वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे जिसके अंदर वो पहले से ही रहते थे, ठीक है। उसके बाद
foreign staff of the embassies, officials, diplomats and the members of the armed forces of a foreign country। देखो हमने डोमेस्टिक टेरिटरी के कॉन्सेप्ट में ही ये पढ़ा कि अगर कोई एम्बेसी किसी दूसरी कंट्री की है बट वो लोकेटेड हमारी कंट्री में है, तब भी वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हुई। तो जो चीज उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है तो उसे हम यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट तो वैसे भी नहीं कह सकते, क्योंकि फिर हमारी ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना। किसी भी इंस्टीट्यूशन को भी नॉर्मल रेजिडेंट कहने के लिए उसे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होना जरूरी है। अब जापान की एम्बेसी अगर इंडिया में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है ना, तो इसीलिए वो एम्बेसी नॉर्मल रेजिडेंट भी नहीं कहलाएगी और उस एम्बेसी के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं वो भी हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो किसी की भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होते, ये इंटरनेशनल एरिया का पार्ट होते हैं, तो ये किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होते, तो इसलिए नॉर्मल रेजिडेंट्स भी नहीं हो सकते हैं। इन्हीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज, अब इसको थोड़ा सा हम ध्यान से समझते हैं। देखो सपोज करो कि कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है जो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, उसके अंदर एक अमेरिकन वर्क करता है। ठीक है, अब वो अमेरिकन किस कंट्री का रेजिडेंट कहलाएगा, इंडिया का या अमेरिका का? देखो अगर कोई अदर कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की गई है तो हम यही कहेंगे कि वो अमेरिका का ही रेजिडेंट है। ठीक है, वो सिर्फ काम करने के लिए यहाँ पर आता है, उसके बाद अपनी कंट्री में ही वापस जाता है। लेकिन अगर उसी अमेरिकन को यहाँ पर काम करते करते 1 साल से ज्यादा हो गया तो भाई वो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, फिर कि उसे 1 साल से ज्यादा भी हो गया और उसने अपना सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि उसने अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी यहीं पे शुरू कर रखी हैं, तो वो फिर इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि उस अमेरिकन को यहाँ पर काम करते करते 1 साल से ज्यादा हो गया है तो फिर वो हमारी ही कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि कब वो दूसरी कंट्री का रेजिडेंट और कब वो हमारी कंट्री का रेजिडेंट कहलाएगा। नेक्स्ट, crew members of the foreign vessels, commercial travelers and the seasonal workers। अब क्या होता है कि जैसे जो क्रू मेंबर्स होते हैं जो शिप्स पे काम वगैरह करते हैं, अब ये थोड़ी कि इनका तो आना जाना चल लगा रहता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो ये जैसे दूसरी कंट्री में एंटर करते होंगे ये वहां के रेजिडेंट बन जाते होंगे, नहीं। उनका काम है, ये उनके वर्क से रिलेटेड है कि उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना पड़ता है। कुछ कमर्शियल ट्रैवलर्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं तो वो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री आते जाते रहते हैं। कुछ सीजनल वर्कर्स भी होते हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं काम के लिए, तो ऐसे सभी लोग भी उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं जिस कंट्री के अंदर वो रिसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनका स्टे 1 ईयर से कम है तो हम यही कहेंगे कि वो अपनी ही कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट है। बट हाँ, अगर उनका स्टे मोर देन 1 ईयर हो गया तो जिस कंट्री में वो फिलहाल रह रहे हैं और वहां पे काम कर रहे हैं वहीं के रेजिडेंट कहलाएंगे। उसके बाद आपके बॉर्डर वर्कर्स, आपको पता है जो आपके बॉर्डर वर्कर्स हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे काम करते हैं वो रेगुलरली काम के सिलसिले में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं लेकिन वो वापस फिर से अपनी कंट्री में ही आ जाते हैं, तो ऐसे बॉर्डर वर्कर्स भी नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाते उस कंट्री के जहां पर वो काम करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ के कहलाएंगे? जिस कंट्री में वो रिसाइड करते हैं, जिस कंट्री में वो रहते हैं उसी के ही वो नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट नॉर्मल रेजिडेंट का, जहां से हमने सिर्फ 2 मेन बातें पकड़ी। एक तो टाइम पीरियड क्या है रहने का, कि आप जिस भी कंट्री के अंदर रह रहे हो या लोकेटेड है आपका इंस्टीट्यूशन वो मोर देन 1 ईयर होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होना चाहिए और आप अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी उसी कंट्री से आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट किया था हम उसके क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम नॉर्मल रेजिडेंट के देखेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमें ये पहचानना है कि इनमें से कौन से डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है। एन इंडियन कंपनी इन लंदन, एन इंडियन कंपनी इन लंदन। अब देखो इंडिया की कंपनी लंदन में सिचुएटेड है, कोई एम्बेसी नहीं है, इंडिया की कंपनी ही लंदन में सिचुएटेड है, दैट मीन्स उसका जो
ऑपरेशन हो रहा है वो लंदन से ही हो रहा है, जो उसका पावर है, कंट्रोल है, वो लंदन में ही हो रहा है, तो इसका मतलब वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। आप डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट देख रहे हो तो आपके माइंड में होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए उस चीज के ऊपर, यानी कि जो कंट्रोल है, जो ओन्ड एंड कंट्रोल वाला जो चीज है वो हमारी गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया की कंपनी है वो सिर्फ लंदन में काम कर रही है, तो दैट मीन्स वो उनकी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। यानी कि इंडिया देखा तो हाँ जी ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। अब बाहर की कोई कंपनी हमारे यहाँ पर अगर आके काम कर रही है, देखो पहले केस में क्या था, हमारी कंपनी बाहर की कंट्री में काम कर रही थी तो हमने कह दिया कि तुम्हारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अब उनकी कंपनी हमारे यहाँ पर आके काम कर रही है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हुई ना। यानी कि क्या कंक्लूजन निकला, आप लिख लो पेंसिल से, जहां पर आपने डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी हमारे इंडिया में आकर काम करती है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। लाइकवाइज अगर कोई इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंट्री में काम करती है तो वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। थर्ड वन इज कंपनी इन इंडिया owned by the Japanese। अब यहां पे आप क्या करेंगे, सोचिए जरा, यहां पर आप क्या करेंगे। अब यहां पे आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम आपने बताया था ओन्ड एंड कंट्रोल्ड हो, तो जिस भी गवर्नमेंट का ओन्ड एंड कंट्रोल्ड होगा वो उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, बट यहां पर भी आप गलत कर गए। मैंने बोला कंपनीज इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज, तो अभी जो मैंने आपको बात बताई कि कोई फॉरेन कंपनी अगर हमारी कंट्री में आकर काम कर रही है, मैंने देखो यहाँ पर मेन पॉइंट बोला था काम कर रही है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। देखो यहाँ पर सिर्फ ओन से कुछ नहीं होता, कंट्रोल्ड भी होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन कहां से है, कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन तो इंडिया से ही चल रहा है ना, उस जापानीज कंपनी का भी। उन्होंने क्या बोला कि इंडिया की कंपनी को जापान वालों ने खरीद रखा है, सिर्फ खरीद रखा है जापानीज ने। कंट्रोल कहां से हो रहा है, कंट्रोल तो हमारी कंट्री से ही हो रहा है ना उसका, तो इसका मतलब ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। उसके बाद ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, इंडियन कंपनी इन फॉरेन कंट्री, इंडियन कंपनी इन फॉरेन कंट्री, तो फॉरेन कंट्री की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अभी स्टार्टिंग में हमने ये चीज देख ली थी तो ये भी नहीं आएगा। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, फॉरेन कंपनी इन इंडिया, तो वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। ये बात मैं बता चुकी, मैंने आपको दो मेन बातें बता दी हैं कि अगर कभी कोई इंडियन कंपनी फॉरेन कंट्री में काम करती है तो वो उन्हीं की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर काम कर रही है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। इंडियन एम्बेसी इन जापान, अब है तो जापान में लेकिन इंडियन एम्बेसी है, तो एम्बेसी तो जिस कंट्री की होती है उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो ये हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, ब्रांच ऑफ यानी कि हमारा बैंक है लेकिन चाइना में है, काम वहीं से हो रहा है, तो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, एम्बेसी है तो इंडिया में लेकिन किसकी है, रशिया की है, तो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, टाटा ने अपनी एक बिल्डिंग अमेरिका में गूगल को दे रखी है, हमने सिर्फ रेंटेड प्लेस दे रखा है, काम तो वहीं से हो रहा है ना, तो वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अब इन एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो गया होगा आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट। अब ऐसे नॉर्मल रेजिडेंट देखते हैं, ठीक है। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, देखो पहली बात तो इंडियन एम्बेसी, दोबारा बोल रही हूं, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। देखो एम्बेसी, देखो इंडिया की एम्बेसी है यूएसए में, पहली बात तो इंडियन एम्बेसी है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हुई, पहली कंडीशन फुलफिल। उसके बाद उन्होंने बोला इंडियन ऑफिशियल्स हैं, यानी कि इंडिया के ही लोग हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, सिर्फ वहां पर काम कर रहे हैं, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। और देखो अभी हमने यहाँ पे लिखा कि फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, अगर फॉरेन का स्टाफ था हमारी एम्बेसी में काम करता है तो हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे ना, लाइकवाइज हम भी तो उनके लिए फॉरेन स्टाफ हो गए, तो हम उनकी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, हम हमारी कंट्री के ही नॉर्मल रेजिडेंट है, ठीक है। तो हम इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे इस केस में।
सेकंड है जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ्स। कोई जापान से आया था हमारे यहाँ पे 2 महीने के लिए टूर करने के लिए, तो क्या वो हमारे यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। हम सब क्रिकेट मैच देखने के लिए गए थे वहां पे, तो अगर हम किसी और कंट्री में सिर्फ इस तरीके से जा रहे हैं तो हम कोई उनकी कंट्री के रेजिडेंट थोड़ी हो जाएंगे, हम यहीं के नॉर्मल रेजिडेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये भी यहीं पे आएगा। इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस, अब ये वाला आ रहा है, इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। आगे वही वाली बात, हम अमेरिका में कोई यूएनओ का ऑफिस है, इंडिया का कोई पर्सन वहां जाकर काम करता है, ठीक है, और उसको वहां पे काम करते करते भी 1 साल भी नहीं हुआ है, तो वो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है। इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन WHO, फिर वही वाली बात आ गई, इंडिया के लोग WHO में काम करते हैं, लोकेटेड इन इंडिया, लोकेशन भी इंडिया में है, तो भैया नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही है। फॉरेन टूरिस्ट विजिटेड इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल, फॉरेन से लोग आए थे ताजमहल देखने के लिए, हमारी ब्यूटी देखने के लिए इंडिया की, तो ठीक है ब्यूटी देख के वापस चले जाएंगे, तो फॉरेन टूरिस्ट हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज, इंडिया के मुस्लिम्स सिर्फ क्या करने जा रहे हैं, इंडिया के मुस्लिम सिर्फ पिलग्रिमेज पर्पस के लिए, यानी कि एक होते हैं तीर्थ यात्रा, तो सिर्फ उसी चीज के लिए वो वहां पर गए हैं, हज पर गए हैं, तो भैया वापस तो यहीं आएंगे ना, वो उनका एक पर्पस है वहां जाने का, वो पर्पस पूरा करके वो वापस आ जाएंगे, तो इसका मतलब वो यहीं के नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो आई होप अब आपका नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आज की क्लास खत्म होती है यही, अब आपको करना है क्या, नोट्स बनाने हैं, टॉपिक को पूरी तरीके से क्लियर करना है। ठीक है, सो मिलते हैं बच्चा लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।